सो Nord CE6 को ना अब काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये OnePlus Nord CE5 के लेवल को कभी मैच नहीं कर सकता। अब ऐसी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी है Nord CE6 के बारे में, जो शायद 6-7 हज़ार रुपये इस साल महंगा भी हो चुका है, बट स्टिल वो कॉम्पिटिशन मैच नहीं कर पा रहा है। तो सभी चीज़ें बताएंगे A to Z। मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते डाउट रह जाए और गलत फ़ोन ले लो और ऐसी गलत फ़ोन ना लो आगे चल के भी। तो मेक श्योर करना चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना अगर कंटेंट देखने में मज़ा आ रहा है और चीज़ें लग रही हैं कि हाँ भाई सही सही बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ आ जाती है, देखो इस साल बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB से देखने को मिल जाता है और इसकी प्राइसिंग जो है ना, अब पहले 28,000 थी लॉन्च के टाइम पे, अभी ये 32,000 का हो गया। लेकिन इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली बॉक्स में किसी भी चीज़ की कटौती नहीं की गई है। स्पेशली ये जो केस मिलता है आपको सेम कलर का, अच्छी क्वालिटी का है, तो अलग से केस लेने के पैसे यहाँ पर बच जाएंगे। देन आप पहली चीज़ देखोगे कि जब फ़ोन को पकड़ोगे ना, शुरू के कुछ दिन डेफिनेटली आपको ये हैवी लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ी 8000 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज़ होती है 1 से 2 हफ्ते, उसके बाद फ़ोन बिल्कुल सामान्य लगने लगता है। एंड फ़ोन ना किसी भी एंगल से छोटा नहीं है, तो ये मत समझना कि एक हाथ से यूज़ कर सकते हो। ऑल द टाइम हमने भी इसे 2 हाथ से ही यूज़ किया है। बाकी फ़ोन के बिल्ड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैक और फ्रेम जो है आपको प्लास्टिक मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। काफ़ी मिनिमल लुक के साथ आता है। और बस इस बार जो है ना, कैमरा का कटआउट चेंज हो चुका है। अब कुछ इस टाइप से स्क्वायर सर्कल में देखने को मिलेगा, पहले ये जो है वर्टिकली देखने को मिलता था। तो एज सच इन हैंड फील प्रीमियम फील नहीं होगा, बट सॉलिड फ़ोन है, क्योंकि ये काफ़ी ड्यूरेबल बन जाता है अच्छी IP रेटिंग के साथ। अच्छा आपको मिलिट्री गेट का सर्टिफिकेशन भी मिलता है। बाकी एक चीज़ है, कोई भी फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह भी नहीं लगते अगर आप नॉर्मली विदाउट केस यूज़ करते हो, बट हम एडवाइस नहीं करते हैं कि विदाउट केस यूज़ करो, क्योंकि गिरने पे टूटने के चांसेस होते हैं डिस्प्ले की भी। और ऑल्दो प्लास्टिक है, नहीं टूटेगा, लेकिन स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं। साथ में एक और चीज़ नहीं मिलती कि इस बार बस 2 ही सिम लगा सकते हो। पिछली बार हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन था, एटलीस्ट SD कार्ड लगा सकते थे। बाय द वे मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग SD कार्ड यूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप फाइल ट्रांसफ़र हायर स्पीड में नहीं कर सकते, वही पुराना जनरेशन का आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। और पिछले साल से जो मेजर अपग्रेड हुआ है, मोनो स्पीकर थे पिछले साल, इस बार स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं और रियलिटी सपोर्ट के साथ। एंड साउंड क्वालिटी अच्छी मिलेगी, कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपको वो हल्का फुल्का बेस भी सुनने को मिलेगा। एंड हैप्टिक्स ओवरऑल UI में अच्छे से इंप्लीमेंट किए गए हैं और स्ट्रॉन्ग वाले भी हैं यहाँ पर, तो आपको यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस रहेगा ना ओवरऑल सिस्टम में, वो अच्छा मिलने वाला है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट नीचे साइड है, ऑल द टाइम फास्टली सिक्योरली ये वर्क करता है। तो ओवरऑल बिल्ड में ना चीज़ें अपग्रेड हुई है पिछले साल से। अब डिस्प्ले में भी अगर बात करें तो यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको अच्छा मिल जाता है, साथ में ये फ्लैट डिस्प्ले है। और जितना हमने यूज़ किया ना, थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह भी आ रहे हैं, क्योंकि हम विदाउट टेम्पर्ड ग्लास यूज़ कर रहे हैं। तो मेक श्योर करना कि अच्छा टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना। एंड बीच में कभी कभार ऐसे पानी की छींटे लग जाते फ़ोन में, तो चलता है टच, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्राउजिंग की स्मूथनेस बरकरार रहेगी आपकी, चाहे कुछ भी ब्राउज कर रहे हो। एंड रेजोल्यूशन स्विच करने का भी ऑप्शन है, अगर आपको चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिल जाए तो आप रेजोल्यूशन लो यहाँ पर सेट कर सकते हो। साथ में HDR को सपोर्ट करती है इसकी डिस्प्ले, नेटफ्लिक्स में भी HDR का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। जितना हमने कंटेंट देखा, कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, डीप ब्लैक्स वगैरह, एंड सब चीज़ें जो है ना एमोलेड के हिसाब से आपको प्रॉपर देखने को मिलते हैं। साथ में बेजल्स भी काफ़ी मिनिमल है, तो एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है देखने का। एंड आउटडोर में भी इनफ ब्राइट फील होता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें ईजिली विजिबल हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप लो ब्राइटनेस भी चेक करते हो तो कोई भी फ्लिकरिंग के इश्यूज नहीं है। ये चीज़ें होनी चाहिए फ़ोन में, क्योंकि काफ़ी टाइम लो ब्राइटनेस में आंखों में दर्द होता है या सर दर्द होने लगता है, तो ये चीज़ें नहीं होती फ़ोन में, तब वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आंखों। साथ में इंस्टेंटेनियस टच सैम्पलिंग रेट 3200 हर्ट्ज तक चले जाता है गेमिंग के टाइम पे, तो आपका टच भी काफ़ी रिस्पॉन्स फील होगा। एंड एक चीज़ मुझे शिकायत है भाई साहब, 144 हर्ट्ज तो बोला गया है डिस्प्ले में, और ये पता नहीं कौन से सिनारियो में काम करती है, क्योंकि जितना हमने चलाया सिस्टम में 120 हर्ट्ज ही चलता है। इनफैक्ट इनके डिफॉल्ट ऐप सब 120 हर्ट्ज पे चलते हैं, कहीं पे भी 120 हर्ट्ज के ऊपर का आपको रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को नहीं। अब आप बोलोगे गेमिंग में सपोर्ट मिलेगा, तो गेमिंग वाले सेक्शन में आएंगे तब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी यहाँ पर लाइफ टाइम डिस्प्ले पे वारंटी आपको इस डिवाइस के साथ भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट फोन ना फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता अगर 2-3 चीज़ें मिस नहीं करते, जैसे ब्लूटूथ का वर्जन बेटर हो सकता था, साथ में eSIM का ऑप्शन भी दे सकते थे, बट चलो eSIM नहीं दिया तो NFC तो यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये कुछ कमियां खलेंगी। बाकी आयर ब्लास्टर मिलता है, TV AC BV, मतलब ये फंस गया। कॉलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आई। 5G इसकी स्पीड अच्छी आती, 5G+, 4G+, 5G++, ये अच्छे से आ रहा था। इनफैक्ट कॉल करते टाइम Vio 5G पे ही रहता है, तो ओवरऑल HD कॉलिंग पे भी आप बात कर सकते हो। एंड यहाँ पर कॉल करते टाइम अगर आपकी जानू मानू शोना दूसरे देश की है, तो उसकी भाषा को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ऑन द गो AI का जो है ऑप्शन आपको कॉल के टाइम पे भी मिलेगा। तो उंद्रोस फुल 3 एंड ऐसा कंटेंट भी मिलता रहेगा, तो उसके लिए मेक श्योर करना है कि नीचे उंद्रोस 3 सब्सक्राइब बटन के साथ कर देना है। बाकी एक दिक्कत मुझे लगी कि डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पर होना चाहिए था, वर्चुअल वाला है, कभी कभी दिक्कत देता है। डेमो चाहिए, डेमो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं हट चुका हूँ, स्टिल स्क्रीन ब्लैक है,
इस टाइप से दिक्कत आ सकती है। अब इसको थोड़ा ऐसे होश पे लाना पड़ेगा तब जाके आता है। तो ये चीज़ें जो है ना, डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर होना चाहिए इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से यहाँ पर हो जाती है। अब अगर बात करें सॉफ्टवेयर में, देखो सॉफ्टवेयर में मैं हमेशा बोलता हूँ वन प्लस वाले अच्छा सॉफ्टवेयर देते हैं, अच्छे अपडेट देते हैं, लेकिन इस बार तो है चीज़ें कुछ डिसअपॉइंट करी हैं इन्होंने ऑल्दो एंड्रॉइड 16 के साथ लॉन्च किया है इस फ़ोन को, साथ में यहाँ पर प्रॉमिस किया 2 ही मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच। कहाँ नॉट CE 5 में जो है हमें 4 मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिल रहे थे, और यहाँ पर जो है इतनी कम फ्रीक्वेंसी कर दी। तो ये नहीं चाहते हम लंबे टाइम तक अपडेट का मजा लें, तो ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइसिंग बढ़ रही है अभी तो कोई चांस नहीं है कि हम हर साल फ़ोन अपग्रेड करते रहें। बाकी रेगुलर है अपडेट के मामले में। बाकी फ़ोन को जब फर्स्ट टाइम बूट करोगे तो ये रिकमेंडेशंस को ध्यान से ऑफ कर देना, अदरवाइज नोटिफिकेशन आते रहेंगे। देन आपको यहाँ पर आउट ऑफ 256 GB इतना कुछ फ्री मिलेगा। 6 प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी देखने को मिलते हैं, तो उन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। इवन गूगल ऐप को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड कुछ ऐप्स के आपको नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देना है ताकि अननेसेसरी नोटिफिकेशन ना मिले। एंड इनफैक्ट आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो वन प्लस स्टोर कम्युनिटी एंड जेन स्पेस को ना। इतना करने के बाद ना एक चीज़ का एक्सपीरियंस अगेन आपका खराब होने वाला है। जैसे ही आप स्वाइप डाउन करके सर्च करोगे ना, आपको फालतू के यहाँ पर ग्लोबल सर्च में रिकमेंडेशंस देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट स्वाइप राइट करोगे शेल्फ भी आ जाता है। और यहीं पे नहीं, लॉक स्क्रीन में भी अगर आप जाते हो, इसको स्वाइप लेफ्ट की तरफ करते हो तो आपको यहाँ पर वेरियस वॉलपेपर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे हमने डिसेबल किया फिर भी आ रहा है, तो होपफुली इसे डिसेबल रहने पे डिसेबल ही रखें। बाकी ग्लोबल सर्च को भी आपको सेटिंग में जाके ऑफ कर देना, जिसमें स्वाइप डाउन करके आपका नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर दिखेगा। सो इतना करने के बाद ना आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लुक्स वगैरह आपको फ्यूचरिस्टिक मिलता है, इनफैक्ट फीचर रिच UI भी है, तो सारे नेसेसरी फीचर ऐप लॉक, डुअल ऐप इंटरनेट स्पीडोमीटर तो मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी एक शिकायत है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये नहीं चाहते कि हम इतने पैसे दे के भी एक्सपीरियंस कर पाएं। ऑल्दो देने के लिए फ्लक्स थीम के सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें सारे सीमलेस वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होने चाहिए थे, बट ये सीमलेसली वर्क ही नहीं करते, वो ऑप्शन ही नहीं आता। इनफैक्ट आप ऑलवेज ऑन भी नहीं रख सकते हो। तो इतने पैसे देने के बाद भी जो है अगर एक्सपीरियंस सही ना मिले ना, तो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन करती हैं कि भाई क्या चाहते हैं ये लोग। बट AI के फीचर्स सारे मिल जाते हैं, यहाँ पर कोई कटौती नहीं की गई है। तो ये सारे AI के फीचर की लिस्ट है जो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। साथ में ना बेस्ट चीज़ जो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी वो है एनिमेशन। UI में प्रॉपर एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप ओपन के हो, क्लोज के हो, ऐप स्विच के हो, फोल्डर ओपन क्लोज के हो, विजेट ओपन क्लोज के हो, या कैप्सूल के एनिमेशन हो। तो ये चीज़ें जो है ना आपका एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर के साथ और बेटर कर देगी यहाँ पर। बाकी ऐसा कोई मेजर बग भी हमने यहाँ पर इसके UI में फेस नहीं किया है। और ये चीज़ जब होती है ना तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है, चाहे चिप कैसी भी हो। अब चिप कैसी भी हो इसलिए बोला ना, क्योंकि पिछले साल नॉट C5 में तगड़ी चिप थी, जिस पे हम बोल सकते थे कि आप तगड़े तरीके से गेमिंग भी कर सकते हैं, ओवरऑल मल्टीटास्किंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं देगी। इस बार जो है स्नैपड्रैगन का जो 7S Gen 4 मिलता है, और रैम टाइप जो है थोड़ी पुरानी है, स्टोरेज टाइप में ऑफिस 3.1 ही मिलती है। तो बेंचमार्किंग स्कोर इस चिप के 1.1 मिलियन प्लस के मिल जाते हैं। बाकी बेंचमार्किंग स्कोर ये है। एंड ओवरऑल अगर अब मैं कंक्लूड करूँ ना इसे कि कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है इस चिप से, तो एक नॉर्मल यूज़र क्या करेगा, अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करेगा। तो यहाँ पर हमने 10 ऐप खोले, एंड 10 ऐप खोलने में ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लेके जो है ऐप लोड हो रहे हैं। ऐप फास्ट यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। एंड उसके बाद जब हम चेक कर रहे थे कितने ऐप बैकग्राउंड में, तब यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुई कि 8 GB रैम वाला जो वेरिएंट है इसमें जस्ट 7 ऐप या 8 ऐप रहते हैं रैम में, बाकी 2-3 ऐप को ये फ्री कर देता है रैम से। ऑल्दो 10 ऐप हम साइमल्टेनियसली तो नहीं खोलने वाले हैं, बट हम ये चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ पर किस एक्सटेंट तक हम इस चिप को पुश कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फ़ोन भी हैं जो 15,000 के अंडर में हैं, जिसमें 10 के 10 ऐप भी रैम में रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये टेस्टिंग की जाती है। तो होपफुली वन प्लस वाले इस चीज़ को फिक्स करेंगे। बाकी यहाँ पर जो है ना आपका कैमरा की शटर स्पीड ठीक देखने को मिल जाती है, बहुत फास्ट तो नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है। और जब फोटो क्लिक करके लोड जब होती है ना, तो 2 से 3 सेकंड ले लेता है लोड होने में। अब फोटो क्लिक करके अगर आप मिनिमाइज़ करते हो तब यहाँ पर जो है ना अच्छे से कोई एनिमेशन में जिटर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बट आप थोड़ा 2-3 ऐप बैकग्राउंड में खोल रखे, देन कैमरा आपको खोल के ये सब कर रहे हो, देन यहाँ पर आपको जिटर लैग देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक ऐसा भी सिचुएशन आया था जहाँ पर फ़ोन जो है ना बिल्कुल फ्रीज हो गया था। ये वैसी परफॉर्मेंस नहीं देता जो CE5 देता था, जिसमें कुछ भी कर लीजिए भाई साहब, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती। और एक और चीज़ मैंने बोली थी कि गेमिंग उस लेवल की यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर BGMI में ऑल्दो देने के लिए जो है 90 FPS का सपोर्ट है। एंड मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि 144 हर्ट्ज़ पे हम कोई सेटिंग ऑन करके जो है चला पाएंगे, लेकिन यहाँ कोई सेटिंग ऐसी नहीं है जो 144 हर्ट्ज़ पे चला पाए। तो 144 हर्ट्ज़ का यूज़ ही नहीं होने वाला है। 90 FPS में भी ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्टीन्यूसली 90 FPS मिलता है, 75 to 80 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी ये 60-70 FPS पे जाता है जब थोड़ी हाई इंटेंसिटी वाली सिचुएशन आ जाती है गेम में। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी में भी 90 FPS का सपोर्ट है लो सेटिंग में। तो यहाँ पर जो है ना आपको 80 FPS के ऊपर में ऑल द टाइम FPS देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर भी 144 FPS का
सपोर्ट नहीं है। बाकी जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, मैं खुद जायरोस्कोप प्लेयर हूँ, तो यहाँ पर प्रिसीजन वगैरह सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। एंड बाईपास चार्जिंग के साथ ये सारे आपको गेम मोड में फीचर्स मिलते हैं। साथ में स्नैपड्रैगन का चिप है, तो ऐसा कोई मेजर हीटिंग भी नहीं है। 41-42 डिग्री सेल्सियस टच करता है हैवी गेम प्ले में, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर नहीं दे पा रहा है चिप, तो कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर भी नॉर्मल ही रहता है। बाकी अगर बात करें बैटरी की, तो ये चीज़ CE5 से यहाँ पर बेटर हुई है, क्योंकि 8000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है। देखो जितना हमने यूज़ किया ना, 1.5 से 2 दिन आराम से चल जाएगा। हमारी यूसेज में आप देख सकते हो, कैमरा हमने 2 घंटे का यूज़ किया, इसमें हमने टाइम लैप्स लगा दिया था। बाकी यूट्यूब चलाया हमने, इंस्टाग्राम चलाया, BGMI भी खेला, तो ये चीज़ वेरी करती है यूज़र टू यूज़र। आपके यूसेज में भी थोड़ा कम मिले, थोड़ा और ज़्यादा मिले, बट ये चीज़ पकड़ के चलिए 1.5 से 2 दिन ये फ़ोन चला देगा। एंड 80 वॉट का चार्जर मिलता है, जो इतनी बड़ी बैटरी को भी 80 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। और जब फ़ोन में इतनी बड़ी बैटरी हो तो पावर बैंक की ज़रूरत नहीं है, खुद ही पावर बैंक का काम करेगा। इनफैक्ट ये 27 वॉट की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो फुल शेयरिंग इज केयरिंग, बांटते रहना है पावर। इसी तरह से आपको इस वीडियो को भी बांटना है, ताकि सही लोगों तक सही वीडियो पहुंच जाए, नहीं तो गलत फ़ोन लेके टोटे टोटे हो जाएगा। अब जाता है इस फ़ोन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, शायद मैं इसे बोल पाता लेकिन नहीं है, ये है कैमरा। देखो सेंसर्स आपको मिल जाते हैं नॉर्मल, कोई भी अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। तो सबसे पहले फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो फोटोज़ यहाँ पर अच्छी आती है, नेचुरल साइड में आपको देखने को मिलेंगी, डिटेलिंग अच्छी मिलेगी फोटोज़ में। बट कभी कभी आप देखोगे फेस को एक्स्ट्रा ही वाइट कर देता है, और कभी कभी एकदम डल कर देगा। तो कुछ सिनारियो में थोड़ी फोटोज़ ऊपर नीचे हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द फोटोज़ अच्छी आती हैं। इनफैक्ट वाइट सेल्फीज़ भी आती है यहाँ पर, पोर्ट्रेट मोड में भी वाइट सेल्फीज़ आती हैं। एंड HDR ये बैलेंस कर लेता है नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, जिसमें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी अच्छे से हो जाता है जब आप अकेले हो। लेकिन जब आपके पीछे कोई खड़ा हो या ग्रुप फोटोज ले रहे हो, तब थोड़ा ये ऊपर नीचे काम करता है। तो एज आउट को करने में थोड़ा स्कोप है यहाँ पर इंप्रूवमेंट का। बाकी मेन सेंसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है ना, आपको बिल्कुल भी क्लोज टू नेचुरल साइड में फोटोज देखने को नहीं मिलेंगी। देखो जब लाइट अच्छी होगी तो फोटोज थोड़ी आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी। नेचुरल साइड तो नहीं बोलूँगा, मोस्ट ऑफ द फोटोज या तो वाइटिश रहेंगी, आपके स्किन टोन को वाइट कर देंगी, या आपके स्किन टोन को थोड़ा सा वार्म कर देंगी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, काफ़ी डल फोटोज आती है, लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तब भी ये काफ़ी काम खराब वाली फोटो निकालता है। बाकी यहाँ पर जो है ना, मेन सेंसर से 2x डिजिटली जूम करने का ऑप्शन है, डिटेलिंग एवरेज मिलेगी। बाकी मैक्सिमम जूम भी 10x तक होता है, जिसमें आप देख सकते हो डिटेलिंग ना के बराबर मिलती है। बाकी ये कुछ सैम्पल्स हैं जो अलग अलग सिनारियो में हमने लिए, तो इससे आपको आइडिया बेटर मिल जाएगा। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी सेम कलर साइंस है, यहाँ पर भी 2x डिजिटली जूम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, डिटेलिंग इसमें भी एवरेज देखने को मिलती है। ये कुछ सैम्पल्स हैं पोर्ट्रेट मोड के। तो ओवरऑल फोटोज़ मुझे काफ़ी एवरेज लगी, ऊपर से अल्ट्रा वाइड भी नहीं है, जिन लोग के लिए अल्ट्रा वाइड काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एंड नाइट मोड की फ़ोटोज़ भी यहाँ पर डिटेलिंग में बोलूँगा इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, एंड लाइट को भी बहुत अच्छे से ये कैप्चर नहीं कर पा रहा था। और डार्क सिनारियो में ऐसा भी हो रहा था कि फोकस के इश्यूज़ आ रहे थे, जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा। तो देखो फ्रंट से 4K 30 FPS का सपोर्ट तो मिलता है, बट एट वर्ट कॉस्ट। यहाँ पर कोई भी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। एंड ओवरऑल ना लाइट भी ये फेस पे ज़्यादा ही कर देता है, तो लाइट बैलेंस करने में भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत करता है। बट बैक से 4K 30 FPS के सपोर्ट में स्टेबल वीडियो आ जाती है, बैक की वीडियो यहाँ पर अच्छी आती है। कुछ इस टाइप की स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी, बाकी फील्ड ऑफ व्यू इतना कुछ आ जाएगा। एंड स्टेबलाइजेशन, लाइट को कौन कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है, इसका आइडिया आपको मिल गया होगा। ओवरऑल कैमरा को सम अप करूँ, अगर आपके लिए कैमरा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये फ़ोन डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी एवरेज फोटोज़ देखने को मिली, और वीडियो बस बैक से अच्छी आती है, और फ्रंट की वीडियो 4K होके भी उतनी क्वालिटी नहीं थी। सो ये थी सारी कहानी OnePlus Nord CE6 के बारे में। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या इसे CE5 के ऊपर एक वर्दी अपग्रेड बोले कि नहीं बोले, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा वर्दी अपग्रेड नहीं है। कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, जिसमें बैटरी और स्टीरियो स्पीकर आता है। उसके अलावा मैं बोलूँगा बाकी सारी चीज़ें CE5 की मच बेटर देखने को मिलती है। बाकी प्रोज एंड कॉन्स साइड बाय साइड आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर चीज़ें आपको काफ़ी समझ आ गई होंगी कि इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं आई है तब भी कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी हमसे कनेक्ट हो जाना, ताकि ऐसी कोई वीडियो कभी आगे चल कर मिस ना हो जाए। एंड हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।